तो मैं अभी लॉगिन किया हूँ मेरे ऑफिस के काम के लिए। एवरी सैटरडे हम लोगों को एक अलग टास्क असाइन होता है। किसी एरर की वजह से वो टास्क अभी तक हम लोगों को ट्रांसफ़र नहीं हुए। तो आई हैव इन्फॉर्म माई मैनेजर वंस अगेन कि बाबा अभी तक टास्क नहीं आया है। मैंने कुछ 11 बजे उनको पिंग किया था, कुछ आईटी एरर की वजह से ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। लेट्स सी अब कब तक क्या टास्क आते हैं, फिर कब तक क्या खत्म होते हैं। इसी के साथ स्वागत है आपका आज के व्लॉग में। इस बार सही बोला मैंने, आज के व्लॉग में। तो एक मस्त वाला शॉट हो गया था। जो लास्ट वीडियो आपने देखा उसमें आपने एंड में नोटिस किया होगा मैंने मोटर चालू की थी और पानी भर रहा था ऊपर। जब मैं वो मोटर चालू किया उसके बाद में मैं एडिटिंग में लग गया था और उसके बाद 1-2 बार लाइट भी गई थी। टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं अगले दिन तक बिल्कुल भूल गया था कि मैंने मोटर चालू की थी और पानी भर रहा था मैं। जो स्टार्टर था बोरिंग का, इट्स नॉट वर्किंग नाउ। तो एक इलेक्ट्रिशियन को फ़ोन किया, वो भी आया। वो जो स्टार्टर का बोर्ड था वो निकाल कर लेके गए। तो ये 2 स्टार्टर, एक ये है और एक इधर था। तो ये वाले में प्रॉब्लम थी तो ये निकाल के लेके गए। वो उन्होंने बोला कि कुछ 4-4:30 तक वो लेके आएंगे वापस ठीक करके उसको। तो कोविड की वजह से दुनिया में हर किसी को प्रॉब्लम हुई है। करोड़ों लोगों ने अपनी जॉब गंवाई है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ बंद हो गई है, या फिर हम कहें बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज है जिनको बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है। अगर हम टॉप इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो उसमें रियल इस्टेट, ऑटोमोबाइल और काफ़ी हद तक रिटेल भी इम्पैक्ट हुआ है। अगर कुछ इंडस्ट्रीज़ हैं जिनको ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है तो उसमें आप टेलीकम्युनिकेशन और IT फर्म्स को इंक्लूड कर सकते हो, जिनको नुकसान या तो कम हुआ है या फिर नहीं हुआ है, या फिर बहुत सारी तो ऐसी IT इंडस्ट्रीज है जिनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है। ऐसे ही जब कल मैं बैठा था तो जब रीड किया तो आई जस्ट वांटेड टू नो कि किस इंडस्ट्री को सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है ड्यू टू दिस कोविड। एंड एज आई सेड एवरीबडी हैज़ सफर्ड। सभी लोगों ने ऑलरेडी सफ़र किया है, कर रहे हैं, कब तक करेंगे नो आइडिया। एयरलाइन सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिसकी सबसे ज़्यादा कमर टूटी है इस कोरोना की वजह से। फोर्ब्स के अकॉर्डिंग IATA विच इज़ इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, उन्होंने कहा है कि 2020 में अप्रॉक्स $84 बिलियन का लॉस होगा। वहीं पे अगर उसको हम आगे 2021 में भी देखें तब भी 15 से 16 बिलियन डॉलर का नुकसान हो सकता है। अगर हम टोटल देखें तो ये 100 बिलियन के अबव का नुकसान। और ये सिर्फ फोर्ब्स के अकॉर्डिंग। अगर आप अलग अलग आर्टिकल्स की बात करें तो कहीं पे आपको 130 बिलियन मिलेगा, कहीं कहीं तो 250 बिलियन भी मिलेगा। ये ग्लोबल लेवल का नुकसान है। बट अगर हम सिर्फ इंडिया की बात करें तो इंडिया में 16,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है एविएशन सेक्टर को, और वो भी इनिशियल 9 महीने में पैंडमिक की वजह से। एक सर्वे के अकॉर्डिंग अप्रैल 2019 में 70 मिलियन लोगों की स्क्रीनिंग हुई थी US के एयरपोर्ट्स पे। बट नेक्स्ट ईयर ड्यू टू दिस कोविड इट फेल टू 95% टू 3.2 मिलियन। इसके अलावा बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग खाली एयरपोर्ट्स पे 19,000 से ज़्यादा नौकरियाँ गई हैं। और अगर हम पूरे इंडियन एविएशन सेक्टर की बात करें तो मिनिस्ट्री के अकॉर्डिंग सो द टोटल एविएशन वर्क फोर्स श्रिंक बाय 39,000 इन अप्रैल टू सितंबर ड्यू टू कोविड-19। और ये नुकसान सिर्फ यहीं तक नहीं रुका, यहाँ तक कि जो प्लेन्स मैन्युफैक्चर करते हैं उन कंपनीज को भी बहुत नुकसान हुआ है। और इस नुकसान में टॉप पे आते हैं दुनिया की 2 सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियाँ, एयरबस एंड बोइंग। बोइंग हैज सेड it would cut the jobs of 30,000 workers after another quarter of heavy losses caused by the coronavirus pandemic, and Airbus to cut 15,000 jobs worldwide, mostly in Europe. इसके अलावा अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं बता दूं कि हर एयरलाइन सिर्फ प्लेन्स खरीदती नहीं, वो चाहे तो उन प्लेन्स को लीज पे भी ले सकती है बोइंग और एयरबस से। अगर हम एयरबस की बात करें तो एयरबस का A320 जो रहता है उसका जो लीज का कॉस्ट होता है वो उसकी ओवरऑल कॉस्ट का 1% होता है, दैट इज़ $3,50,000। अब सोचने वाली बात ये है कि जब एयरलाइंस काम ही नहीं करेगा तो वो लीज पे कैसे लेगा, और अगर लीज पे लेगा तो क्या वो लीज का रेंट भर पाएगा। अब एविएशन इंडस्ट्रीज़ में कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसिल हो सकते हैं या नहीं, आई हैव नो आइडिया। पर एक चीज़ तो पक्की है, अगर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होता है तो बोइंग और एयरबस का नुकसान है क्योंकि प्लेन्स वैसे के वैसे खड़े रहेंगे। एंड अगर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं होता है तो एयरलाइंस को हर महीने वो लीज का कॉस्ट उनको देना पड़े, फिर प्लेन चले या ना चले। पर अगर इसके अलावा अगर कोई क्लॉज डलता होगा कॉन्ट्रैक्ट में देन दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। अभी ऐसे बोलना को नहीं बना, अभी पकड़ के बोलूँगा मैं। पर इसके अलावा अगर हम जॉब लॉसेस की बात करें पूरे एविएशन सेक्टर में डिवीजन वाइज, तो यहाँ पे अगर हम सिर्फ एयरलाइंस की बात करें तो मार्च में कुछ 74,887 जॉब्स थी, जो कि सितंबर एंड तक आते आते 67,906 हो गई। उसके अलावा अगर हम एयरपोर्ट्स की बात करें तो मार्च एंड 2020 तक 67,000
6760 था, विच इज़ 67,760, जो कि रिड्यूस होकर 48,513 पर आ गया। उसके अलावा जो ग्राउंड हैंडलिंग एजेंसीज़ है उसमें मार्च एंड तक 37,000 से ज़्यादा जॉब्स थी, जो ड्रॉप होकर 25,000 के आसपास आ गई। सिर्फ कार्गो ऑपरेटर्स ऐसे थे जिनके जॉब्स में भी फ़र्क आया, पर उतना फ़र्क नहीं आया। पहले 9,555 थे और सितंबर 2020 तक 9,385 हो गए। अब दूसरी चीज़, जो एयरलाइन इंडस्ट्री में काम करते हैं उन लोगों के लिए बाहर जॉब मिल पाना कितना डिफ़िकल्ट होता है, उसके पहले मैं बात करूँगा उनके सैलरी स्ट्रक्चर के ऊपर। मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है, बट जो इंटरनेट पे आपको डेटा मिलता है तो उसके अकॉर्डिंग मेरे पास एक अप्रॉक्सीमेटेड फिगर है। तो ये मैंने इंटरनेट से निकाला था। अगर आप दैट इज़ एक्चुअली ईयरली पैकेज। आप अगर फ्लाइट अटेंडेंट का देखें तो 4.8 से चालू होके वो 6.75 तक जाता है। वहीं सीनियर एयर होस्टेस का 5.5 से लेके 8.25, ग्राउंड अटेंडेंट 5 लाख से लेके 7,35,000, कैबिन क्रू 5 लाख से 7 लाख, और जो कस्टमर सर्विस एजेंट होता है उसका 3.5 लाख से ऊपर से होके 4,32,000 तक होता है। पर इसके अलावा अगर हम पायलट्स की बात करें, पर जो कैडेट पायलट्स होते हैं वो भी बिफोर टाइप रेटिंग, उनका 15,000 सैलरी होता है। आफ्टर टाइप रेटिंग वुड बी 25,000 एंड जूनियर फर्स्ट ऑफिसर वुड बी मोर देन लाख, और फर्स्ट ऑफिसर कुछ 2.5 लाख के आसपास, और सीनियर फर्स्ट ऑफिसर 3,75,000, और कैप्टन की सैलरी 6 लाख रुपए महीना तक हो सकती है। अब सैलरी ब्रैकेट्स देखने के बाद में जब मैंने कुछ डेटा रिसर्च किया तो जो कैबिन क्रूज होते हैं उनको फिर भी इतना प्रॉब्लम नहीं जाता है जॉब दूसरा ढूंढने में। बट हाँ, इसमें एक चीज़ ज़रूर होती है कि आपको आपकी पसंद की चीज़ से स्विच करना पड़ा, जो कि लिटरली लोगों को हर्ट होता है क्योंकि वो इतनी मेहनत इसलिए नहीं किए होते कि वो किसी और सेक्टर में जाके काम करे। वो हर किसी के साथ होता है। इट्स नॉट अबाउट एयर होस्टेस, इट्स नॉट अबाउट पायलट, इट्स अबाउट एवरीबडी। एट द एंड व्हाट मैटर्स आपके घर के एक्सपेंसेस। अगर हम सैलरी स्ट्रक्चर के हिसाब से बात करें तो कैबिन क्रूज को जॉब ढूंढने में उतना दिक्कत नहीं जाती, क्योंकि उनका सैलरी ब्रैकेट जो होता है वो कहीं ना कहीं कंपनीज कंसीडर कर लेती। अगेन जब मैंने डेटा सर्च किया पायलट्स के लिए तो हम पायलट्स का सैलरी स्ट्रक्चर देख चुके हैं, जो कि बहुत ज़्यादा होता है। हर उनके लिए जॉब मिल पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। किसी भी फर्म के लिए आप सोचो, अगर किसी कैप्टन की सैलरी 5 लाख रही थी, कि कोई भी कंपनी अगर 5 लाख 6 लाख रुपए सैलरी देती है एम्प्लॉय को, तो उसका बैकग्राउंड भी उतने 15-20 साल का एक्सपीरियंस उसको होना ज़रूरी है। कई बार तो लोगों को 15-20 साल का भी एक्सपीरियंस होने के बाद में इतनी सैलरी नहीं होती। तो कंपनीज के लिए प्रॉब्लम ये है कि सबसे पहली चीज़ तो दूसरी कंपनीज उनको उतनी सैलरी नहीं दे पाती है। दूसरा, उनको पता होता है कि पायलट्स आर ओवर क्वालिफाइड, जिनको दूसरी जॉब देने में दूसरी फर्म्स भी कहीं ना कहीं डरती। तो आज का ज्ञान एविएशन के ऊपर इतना ही था, इतना ही मैंने पढ़ा था। वैसे ऐसे बोलने को मेरे को ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ट्राइपॉड पे लगा के रखा था तो थोड़ा प्रोफेशनल फील हो रहा था, बट जेन्युइनली मेरे को वो सूट नहीं होता, यही ज़्यादा सूट। गलती किया उस पर लगा के मैं, क्योंकि पता नहीं क्यों किया, बस मन हुआ तो कर दिया। फाइनली बारिश हो गई है। वो भैया ने 4 बजे की बात करी थी, अभी कुछ 6:30 के ऊपर हो गया। देखता हूँ मैं, वो आ जाते तो ठीक है, नहीं तो फिर कल सुबह आएंगे तो फिर कल सुबह लगवा के मैं घर निकल जाऊँगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो। कोई बात नहीं, हम तो चुप है, दोबारा ट्राई करेंगे। कमेंट करो, शेयर करो। तब तक के लिए Feeling's over, so I start to come alive.